रिच डैड पुअर डैड अध्याय 10 और ज़्यादा चाहिए। कुछ काम जो आपको करने चाहिए। हो सकता है कि कई लोग मेरे 10 कदमों से संतुष्ट ना हों। उनकी नज़र में यह फिलॉसफी ज़्यादा है और इसमें काम की बातें कम हैं। मैं यह मानता हूँ कि फिलॉसफी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि काम की बातें। ऐसे कई लोग हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं परंतु करते कुछ नहीं। मैं यही कहूँगा कि मैं दोनों प्रकार के लोगों का संयोग हूँ। मैं नए विचारों को पसंद करता हूँ और मैं काम करना भी पसंद करता हूँ। तो उन लोगों के लिए जो किस तरह शुरू करें के बारे में कुछ मार्गदर्शक बातें जानना चाहते हैं, मैं संक्षेप में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं करता हूँ। आप जो कर रहे हैं वह करना बंद कर दें। दूसरे शब्दों में अवकाश लें और ये आकलन करें कि कौन सी चीज़ काम आ रही है और कौन सी चीज़ काम नहीं आ रही। पागलपन की परिभाषा यही है कि आप वही चीज़ करते चले जाएं और अलग परिणाम की अपेक्षा करें। जो सफल नहीं हो रहा है वह करना बंद कर दें और कुछ नया खोज करें। नए विचारों की तलाश करें। नए निवेश के विचारों के लिए मैं पुस्तक की दुकानों में जाता हूँ और अलग-अलग और अनूठे विषयों पर पुस्तकें ढूंढता हूँ। मैं उन्हें फॉर्मूला का नाम देता हूँ। मैं कैसे करें पुस्तकें उस फॉर्मूला के लिए खरीदता हूँ जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। उदाहरण के लिए मैंने एक पुस्तक की दुकान पे गया जहाँ पर मैंने जोएल मास्कोविज की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन देखी। मैंने वह पुस्तक खरीद ली और पढ़ डाली। तत्काल काम करो। अगले गुरुवार को मैंने बिल्कुल वही किया जो पुस्तक में कहा गया था। मैंने हर कदम पुस्तक के अनुसार उठाया था। वकीलों के ऑफिसों या बैंकों में मैंने रियल एस्टेट के सौदों के साथ यह भी किया। ज़्यादातर लोग तत्काल कदम नहीं उठाते या वे एक तरह से इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके द्वारा सीखा गया फॉर्मूला गलत है और उनका अनुसरण करना बेकार है। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मेरा 16% वाला फॉर्मूला क्यों बेकार है। बहरहाल मैंने उसकी बातों पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने कभी ऐसा करके ही नहीं देखा था। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसने वह किया हो। जो आप चाहते हो उन्हें लंच पर ले जाएं, उनसे टिप्स लें, व्यवसाय की बारीकियों को समझें। अपने 16% के प्रमाण पत्रों के साथ मैं काउंटी टैक्स ऑफिस गया। वहां पर मैंने काम करने वाली सरकारी कर्मचारियों को खोजा। मैंने यह पाया कि वह भी इनमें निवेश करते हैं। तत्काल ही मैंने उन्हें लंच का न्योता दे दिया। उन्होंने रोमांचित होकर मुझे यह समझा दिया कि इसे कैसे करना है और उसने अपना सारा ज्ञान मेरे सामने परोस दिया। लंच के बाद उसने पूरे दिन मुझे वो जगह दिखाई जहां मैं इस तरह का सौदा कर सकता था। अगले दिन तक मैंने उसकी मदद से 2 बड़ी जायदादों को पा लिया और तब मैं उनसे 16% की दर से ब्याज कमा रहा हूँ। मुझे पुस्तक पढ़ने में 1 दिन लगा, कदम उठाने में 1 दिन लगा, लंच में 1 घंटा और 2 बड़े सौदे करने में केवल 1 दिन लगा। कक्षाओं में भाग लें और टेप खरीदें। मैं अखबारों में नई रोचक कक्षाओं की खबर खोजता रहता हूँ। इनमें से कई तो मुफ्त होती हैं या उनकी फीस बहुत कम होती है। मैं जो सीखना चाहता हूँ उस विषय पर महंगे सेमिनारों में भी जाता हूँ। इसलिए मैं अमीर हूँ और मुझे इसीलिए नौकरी करने की कतई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस तरह के पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे यह बताया करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेकर मैं अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा हूँ। वे आज भी वही काम कर रहे हैं, हमेशा ऑफर देते रहे। जब भी मैं कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी चाहता हूँ, तो मैं कई प्रॉपर्टी देखता हूँ। सामान्यतः एक ऑफर लिख देता हूँ। अगर आप नहीं जानते कि सही ऑफर क्या होना चाहिए, तो यह मैं भी नहीं जानता। यह तो रियल एस्टेट एजेंट का काम है। वे ऑफर को कड़ा देते हैं। मैं यथासंभव कम से कम काम करता हूँ। मेरी एक मित्र चाहती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउस खरीदना सिखाऊं। एक शनिवार को वह, उसका एजेंट और मैं गए। हमने 6 अपार्टमेंट हाउस देखे। 4 तो घटिया थे परंतु 2 अच्छे थे। मैंने उनसे कहा कि वह सभी 6 अपार्टमेंट पर ऑफर लिख दे और मालिकों द्वारा मांगी गई कीमत से आधी का ऑफर दे। यह सुनते ही उसके और उसके एजेंट का दिल का दौरा पड़ते-पड़ते बचा। उसने साहब से यह बदतमीजी और इसे मकान मालिकों को बुरा लग सकता है, परंतु मैं वास्तव में नहीं सोचता हूँ कि एजेंट इतना कठोर श्रम करना चाहता था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और वे एक बेहतर सौदे की तलाश में चले गए। उन्होंने कभी कोई ऑफर नहीं दिया और वह आज भी सही कीमत पर सही सौदे के लिए भटक रही हैं।
आप नहीं जानते कि सही कीमत क्या है जब तक कि सौदा करने के लिए आपके सामने दूसरी पार्टी ना हो। ज़्यादातर बेचने वाले बहुत ज़्यादा कीमत मांगते हैं। यह दुर्लभ ही है कि कोई बेचने वाला वास्तव में ऐसी कीमत मांगे जो वास्तविक मूल्य से कम हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ऑफर देना चाहिए। जो लोग निवेशक नहीं होते, उन्हें यह समझ नहीं होती है कि कोई चीज़ बेचना कितना कठिन होता है। मेरे पास एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी थी जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था। किसी भी चीज़ का स्वागत किया होता, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कीमत कितनी कम थी। उसने अगर मुझ पे 10 सूअरों का भी ऑफ़र दिया होता तो भी मैं खुश हो जाता। ऑफ़र की कीमत से नहीं बल्कि इस बात से कि कोई तो मेरी प्रॉपर्टी में रुचि रखता है। इसके जवाब में बदले में पूरे सूअर फ़ार्म को हासिल करने की कोशिश करता। तो यह खेल इस तरह से खेला जाता है। खरीदने और बेचने का खेल बड़ा मज़ेदार होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, यह मज़ेदार है और यह केवल एक खेल है। ऑफ़र देते रहें, कोई तो कभी हाँ कहेगा। और मैं हमेशा अपने ऑफ़र के बचाव में वाक्य डाल देता हूँ। रियल एस्टेट में मैं हमेशा अपने ऑफ़र में यह लिख देता हूँ कि बिज़नेस पार्टनर के अनुमोदन के बाद ही यह समझौता अंतिम माना जाएगा। मैं कभी भी नहीं बताता कि मेरा बिज़नेस पार्टनर कौन है। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि मेरी बिज़नेस पार्टनर मेरी बिल्ली है। अगर वे ऑफ़र को मान लेते हैं और मैं सौदा नहीं करना चाहता, तो मैं घर पर फ़ोन लगाता हूँ और अपनी बिल्ली से बात कर लेता हूँ। मैं ये अजीबो-गरीब वाक्य इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप यह जान सकें यह खेल कितना आसान है। ज़्यादातर लोगों को चीज़ों को बहुत ज़्यादा जटिल बना देते हैं और उन्हें काफ़ी गंभीरता से ले लेते हैं। एक अच्छा सौदा खोजना या सही बिज़नेस ढूँढना या सही लोग या सही निवेशक ढूँढना दरअसल डेटिंग की तरह होता है। आपको बाज़ार में जाना होता है और बहुत से लोगों से बातें करनी होती हैं और बहुत से ऑफ़र देने होते हैं। कई ऑफ़रों का जवाब देना होता है, चर्चा करनी होती है, अस्वीकार या स्वीकार करना होता है। मैं जानता हूँ कि ऐसे भी अकेले लोग होते हैं जो घर पर बैठकर फ़ोन की घंटी बजने का इंतज़ार करते हैं। परंतु जब तक आप सिटी क्रॉफोर्ड या टीम क्रूज़ नहीं हो सकते, तो मैं सोचता हूँ कि आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप बाज़ार में जाएँ, चाहे सुपरमार्केट में ही चले जाएँ। खोजें, ऑफ़र दें, अस्वीकार करें, सौदेबाजी करें और स्वीकार करें। यह ज़िंदगी में हर चीज़ के बारे में दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है। महीने में एक बार किसी निश्चित स्थान से 10 मिनट तक जॉगिंग करते हुए या टहलते हुए या गाड़ी चलाते हुए निकलें। मैंने अपने कुछ बेहतरीन रियल एस्टेट के निवेश तो जॉगिंग करते समय ही खोजे हैं। मैं 1 साल तक किसी निश्चित दायरे में जॉगिंग करता हूँ। मैं परिवर्तन को देखता हूँ। किसी भी सौदे के लिए 2 तत्वों का होना ज़रूरी होता है। एक तो सौदा और दूसरा परिवर्तन। हालाँकि सौदे तो बहुत होते हैं, परंतु परिवर्तन को भाँप लेने से सौदा एक फ़ायदेमंद मौके में बदल जाता है। इसलिए जब मैं जॉगिंग करता हूँ, तो मैं जॉगिंग करने के लिए ऐसी जगह चुनता हूँ, जहाँ मैं निवेश कर सकता हूँ। बार-बार उसी के चक्कर लगाने से मैं वहाँ छोटे-छोटे परिवर्तनों को देख सकता हूँ। मैं ऐसे रियल एस्टेट के साइन बोर्ड को भाँप लेता हूँ, जो वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं। इसका जवाब यह हुआ कि वहाँ बेचने वाला सौदा करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होगा। मैं जाते हुए ट्रकों को भी देखता हूँ और आते हुए ट्रकों पर भी निगाह लगाए रहता हूँ। मैं रुके हुए ड्राइवरों से बात करता हूँ। मैं पोस्टमैनों से भी बात करता हूँ। उन्हें अपने इलाके के बारे में गज़ब की जानकारी होती है। मैं एक बुरा इलाका खोज लेता हूँ, खासकर ऐसा इलाका जहाँ लोग किसी बुरी खबर से डरे हुए होते हैं। मैं वहाँ सालों तक कई बार यह देखने के लिए चक्कर लगाता हूँ कि सुधार के लक्षण कहाँ नज़र आ रहे हैं। मैं रिटेलर से बात करता हूँ, खासकर नए दुकानदारों से, और उनसे यह पूछता हूँ कि वे इस इलाके में क्यों आए हैं। इसके लिए मैं महीने में कुछ मिनट का समय देता हूँ और मैं इसे तब तक जब तक कि मैं कसरत कर रहा होता हूँ। इसी तरह से कोई दूसरा काम कर रहा होता हूँ, जैसे स्टोर जाने का या आने का काम। स्टॉक के मामले में मुझे पीटर लिंच की पुस्तक बीटिंग द स्ट्रीट इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ऐसे स्टॉक को चुनने का फॉर्मूला दिया गया है जिसकी कीमत बढ़ने वाली है। मैंने यह पाया कि कीमत बढ़ने के सिद्धांत हर जगह लगभग एक जैसे होते हैं, चाहे वह रियल एस्टेट हो, स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, नया पालतू कुत्ता हो, नया घर हो, नया जीवन साथी हो या लॉन्ड्री के डिटर्जेंट पर बार्गेनिंग हो। प्रक्रिया लगभग वही रहती है। आपको यह जानने की ज़रूरत है कि आप किसकी तलाश कर रहे हैं और इसके बाद उसे आपको तलाशना होता है।
ग्राहक हमेशा गरीब क्यों रहेंगे? जब सुपरमार्केट में कोई सेल लगती है, जैसे कि टॉयलेट पेपर की, तो ग्राहक दौड़कर स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। जब सुपरमार्केट में सेल लगती है, जिसे सामान्यतः क्रैश या उतार या सुधार कहा जाता है, तो ग्राहक इससे दूर भाग जाते हैं। जब सुपरमार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है, तो ग्राहक कहीं और जाकर खरीदारी करते हैं। जब स्टॉक मार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है, तो ग्राहक खरीदना शुरू कर देते हैं। सभी जगह पर खोजें। मेरे पड़ोसी ने कॉन्डोमिनियम रियल एस्टेट $1 लाख में खरीदा था। मैंने उसके बगल में वैसा ही कॉन्डोमिनियम $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वह कीमतें बढ़ने का इंतजार कर रहा था। मैंने उससे कहा कि फायदा खरीदते समय होता है, न कि बेचते समय। उसने एक ऐसे रियल एस्टेट ब्रोकर को चुना था जिसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। मैंने एक बैंक के फोरक्लोजर डिपार्टमेंट की मदद ली थी। मैंने एक कक्षा में $500 की फीस देकर यह सीखा था कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। मेरे पड़ोसी का विचार था कि रियल एस्टेट के निवेश में कक्षा के लिए $500 की फीस बहुत महंगी थी। उसने कहा कि उसके पास ना तो इतने पैसे हैं, ना ही समय, इसलिए अब वह कीमतें बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैं पहले तो उन लोगों की तलाश करता हूँ जो खरीदना चाहते हैं, फिर मैं उस व्यक्ति को ढूंढता हूँ जो बेचना चाहता है। मेरा एक दोस्त एक प्लाट ढूंढ रहा था। उसके पास पैसा था परंतु समय नहीं था। मैंने भी ढूंढना शुरू किया और मुझे अपने दोस्त की ज़रूरत से बड़ा ज़मीन का टुकड़ा मिल गया। मैंने इसे एक विकल्प के साथ जोड़ दिया, अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसे इसका ऑफ़र दिया। उसे ज़मीन का छोटा टुकड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने उसकी ज़रूरत का टुकड़ा उसे बेच दिया और ज़रूरत खरीद ली। ज़मीन का बाकी टुकड़ा बचा मैंने मुफ्त में ही अपने पास रख लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केक खरीदो और उसे टुकड़ों में बाँट दो। ज़्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान खोजते हैं, इसलिए वे कम सामान की ज़्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटे विचार वाले लोगों को बड़े अवसर नहीं मिलते। इसलिए अगर आप ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं, तो पहले तो विचारों को सोचना शुरू करें। दुकानदार ज़्यादा सामान खरीदने वालों को डिस्काउंट देते हैं और वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादातर व्यवसायी ज़्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। अगर आप कम खर्च करते हैं, तो भी आपको हमेशा बड़े विचारों को ही सोचना चाहिए। जब मेरी कंपनी को कंप्यूटर खरीदने थे, तो मैंने अपने बहुत से दोस्तों से फ़ोन पर पूछा, क्या उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है? हम सब मिलकर कई डीलरों के पास गए, एक बढ़िया सौदा कर लिया क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे। मैंने यही शेयर के साथ भी किया। छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहेंगे क्योंकि उनकी सोच छोटी है। अकेले काम करें या फिर काम ही ना करें। इतिहास से सीखें, स्टॉक एक्सचेंज की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थीं। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं हुए जब तक कि 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ गंवा नहीं दिया था। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। अवसर पहचानने के लिए कुछ ही चीजें हैं। करता आया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं किया और करो, जैसा कि इस पुस्तक में कई बार दोहराया जा चुका है। संपत्ति के पुरस्कार पाने से पहले आपको सक्रिय होना पड़ेगा, तो काम पर जुट जाएं और अभी से। धन्यवाद।